हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 35 एंड वीडियो नंबर 35 के अंदर हमारा एक चैप्टर है बच्चे, हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गुडविल। आप सबको कुछ होमवर्क मिला था, आज मैं उसी होमवर्क के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। और गुडविल की जो आज की क्लास है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। सर ऐसा क्यों? आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा, गुडविल के जितने भी डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, जहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो सारे के सारे पॉइंट मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, आज जो भी पॉइंट डिस्कस हो आपको अच्छे से नोट करना है, उसका लॉजिक समझना है और उसका रट्टा भी लगा लेना है कि अगर ये पॉइंट आया तो इसका सॉल्यूशन यही होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आए बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की क्लास देखते ही मुझे कॉल करना कि सर इस पॉइंट में हमें ये डाउट है। पर बच्चे, अगर आज की क्लास समझ आ गई तो आने वाली हर एक क्लास समझ आ जाएगी, गुडविल पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। सिर्फ एक क्लास आज की और एक नेक्स्ट क्लास, उसके बाद जो गुडविल के मेन टॉपिक्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको कह सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का जो लेक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना, समझना एंड अपना अपना नोट करना। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स आज बनने वाले हैं। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं आपके बैक क्वेश्चन से। हल्की सी मैं आपको हिंट दे देता हूं। अच्छा जी बच्चे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, ये है इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है, लाइबिलिटी होती है, इनकम होती है या एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। सर मतलब बच्चे इन्वेस्टमेंट होता क्या है? मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरा एक बिजनेस है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, उन पैसों को मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके शेयर्स खरीद लिए, बैंक में एफडी करा दी, कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो वो मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में पैसे लेने हैं। जहां पर आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, फ्यूचर में वहां से पैसे आएंगे। सपोज करो मैंने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, अगर वर्ड लिखा है इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट। समझ आ गई? इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट। और बच्चे, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चे, इन्वेस्टमेंट में होता क्या है? सपोज करो जब मैंने बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो बैंक मुझे क्या करेगा? हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। मैंने बैंक को पैसे दिए हैं ना, तो बदले में बैंक मुझे इंटरेस्ट भी देगा। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम होती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम भी जनरेट होती है। आज आप देखो, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है ना। लोन लेने पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं, लोन लेने पर इंटरेस्ट खर्चा होता है क्योंकि पे करना होता है। पर अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं तो मुझे इंटरेस्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट आता है, तो जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर आता है दैट इज कॉल्ड इनकम। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
सर हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड? बच्चे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। सर ये होता क्या है? क्या होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट? बच्चे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड का मतलब बिजनेस, ट्रेड का मतलब बिजनेस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो बिजनेस के लिए की है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस के लिए करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नाम से ही पता चल रहा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमने कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दी जो बिजनेस के लिए नहीं की, एक्स्ट्रा पैसे थे वैसे ही इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं किए। तो जो इन्वेस्ट हम बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और जो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होती दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर है। हाँ जी सर, आगे देखते हैं बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में लिखा हुआ एसेट्स। बच्चे इसके एसेट के अंदर लिखा होता है या तो होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ या लिखा हुआ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी हो सकता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी और ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है मतलब बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस के पर्पस के लिए की गई है। और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसे थे बिजनेस के पास, उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिए पर बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। कैसे आइडेंटिफाई करोगे ट्रेड है या नॉन ट्रेड? अरे लिखा होगा भैया। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लिखा हो सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ये नहीं बताया कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, अब बताओ ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? बताओ। इफ नथिंग इज मेंशन इन द इन्वेस्टमेंट कॉलम, तो क्या एज्यूम करोगे कि ये नॉन ट्रेड है या ट्रेड है? ये मेरा क्वेश्चन है बच्चे। ये होती है हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या सर? हां जी, इफ नथिंग इज स्पेसिफाई अबाउट इन्वेस्टमेंट इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लिख लो, आपने लिखना है, टॉपिक बना लो, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, इट कैन बी नॉन ट्रेड, इट कैन बी ट्रेड, हमेशा स्पेसिफाई होगी। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो ऑलवेज हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एज्यूम करना है। यानी जब भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी तो लिखा होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर नहीं लिखा ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो इसका मतलब वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो बच्चे लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन investment, hello, if nothing is mentioned in the question it is treated as non trade investment। बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बस अभी आपको यही समझना है कि क्या ट्रेड होती है क्या नॉन ट्रेड, और अगर कुछ नहीं मेंशन तो क्या एज्यूम करना है। सर इसका यूज क्या है गुडविल में, आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा। उस टाइम में ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, आपसे बस पूछूंगा कि भैया कौन सी इन्वेस्टमेंट है, तो आप बताओगे सर इन्वेस्टमेंट है ये नॉन ट्रेड या फिर ट्रेड। आइए बच्चे, सब बच्चे अच्छा फटाफट पेज नंबर 3.14 निकाल लीजिए फटाफट। पेज नंबर 3.14 वहां पे लिखा है, एक बॉक्स बना हुआ है, लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हम फ्यूचर के में बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जो बिजनेस के लिए नहीं होती दैट इज नॉन ट्रेड। नोट, जो नोट है ना बच्चे वो इंपॉर्टेंट है, अनलेस इसको मार्क कर लो,
अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाई नहीं लिखा तो हमें उसको नॉन ट्रेड एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब अगर कहीं पर लिखा है वर्ड इन्वेस्टमेंट दैट मीन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। अच्छा जी, फटाफट बच्चे आपके थोड़े से बैक क्वेश्चन टैली करते हैं। कल आपको बैक क्वेश्चन नंबर 8 मिला था, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, अदरवाइज ऑरल ही आपको समझा दूंगा। आप चेक कर लीजिए, सारे बच्चे बैक क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए जो आपने सॉल्व किया है। बच्चे हमें गुडविल निकालनी है, 3 सालों का प्रॉफिट है। पहला 2018 का प्रॉफिट है 1 लाख, इसके अंदर अबनॉर्मल गेन है तो 1 लाख से अबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर में अबनॉर्मल लॉस है, अबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर में वो कहता है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चे इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा होता है, वो हर साल करना जरूरी होता है, पर इस साल इन्होंने नहीं किया। कैसे पता? लिखा है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी ये खर्चा लेना चाहिए था, खर्चा माइनस करना चाहिए था, पर इन्होंने माइनस नहीं किया, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस कर देंगे। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है जी, आई होप आपका हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर लिखा है एडजस्टमेंट में ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। पहले तो बच्चे ये बताओ, एक सेकंड बेटा। हाँ जी, जो ये प्रॉफिट दिए हैं ये 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। सर कैसे पता 31 मार्च? ऊपर लिखी हुई है डेट, देखो दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 17, 18। तो कहते हैं 1 अप्रैल 2019, यानी कि ये लास्ट ईयर की बात कर रहा है। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। कार, बच्चे हम जब कार लेते हैं तो ये हमारा खर्चा है या एसेट? सर कार हमारी एसेट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रॉन्गली, गलती से उसको एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, यानी इन्होंने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। क्या ये खर्चा है? नहीं, इन्होंने खर्चा एज्यूम करके माइनस किया हुआ है, माइनस नहीं होना चाहिए था, तो ठीक करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। 1 लाख ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर देखो बच्चे, कार है, कार एक एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। इन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि बच्चे इन्होंने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया है और एक्सपेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई। डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी, माइनस होनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की, तो हम डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस कर देंगे। उसके बाद देखो जी, वो कहता है इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। कहता इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी बताया क्रेडिटेड इन द इनकम। मतलब बच्चे एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के पर्पस की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बच्चे दोनों से इंटरेस्ट मिलता है, इससे भी इंटरेस्ट आता है, इससे भी इंटरेस्ट आता है। जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी से इंटरेस्ट आया, यानी कि मेन एक्टिविटी से, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इनकम। हाँ है ना? ट्रेड ये बिजनेस के लिए ही इन्वेस्टमेंट है, उससे जो इनकम आया दैट इज नॉर्मल इनकम। ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है ना, दैट इज कॉल्ड अबनॉर्मल इनकम, यानी अबनॉर्मल गेन। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस पर्पस की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये कभी कभार होने वाली इन्वेस्टमेंट है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। तो बच्चे इससे आने वाली जो इनकम है वो हमारी अबनॉर्मल इनकम है।
अब नॉर्मल गेन। तो अब नॉर्मल गेन को क्या करते हैं हम, अब नॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, तो इसको कर देंगे माइनस। तो लिख लो बच्चे दैट इज अब नॉर्मल गेन। ओके, बस माइनस हो जाएगा, इंपॉर्टेंट था ये भी, ये लिख लो, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अब नॉर्मल गेन। हाँ, अगर इसका इंटरेस्ट होता फिर नॉर्मल था, फिर कुछ नहीं करना था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट, देखो बच्चे, आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, खर्चे डेबिट होने चाहिए, इनकम क्रेडिट होनी चाहिए। अगर वो बोलता कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है भैया, क्रेडिट होना चाहिए, नॉर्मल इनकम है। अगर अब नॉर्मल इनकम को क्रेडिट किया हुआ है यानी ऐड किया हुआ है, तो मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। बैक क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉफिट 2020, इसमें लिखे आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है लॉस 80,000, इसके अंदर क्या लिखा है जी बच्चे, क्या कहता है, कहता है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। देखो जी बच्चे, क्या होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, हल्का सा समझाऊंगा, सुनो बच्चे। पहली बात तो हम ये खर्चा पे कर रहे हैं, लिखा है ना कंपनसेशन पेड, तो ये खर्चा है, पे कर रहे हैं। अब क्या होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट बच्चे, जब एक एम्प्लॉय की पूरा टेन्योर खत्म हो जाता है, उसने 50 साल 40 साल 30 साल कंपनी में काम कर लिया, जब वो रिटायर होता है तो कंपनी को एक बड़ी अमाउंट पे करनी होती है। क्या कंपनी हर मंथ पे करती है? क्या कंपनी हर साल पे करती है? नहीं, ये 10 20 50 सालों में एक बार होता है। तो ये कौन सा लॉस है? ये अबनॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल, ये कभी कभार होने वाला लॉस है, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। तो बच्चे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की जो पेमेंट होती है दैट इज अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूडिंग गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज अबनॉर्मल गेन माइनस। तो इंपॉर्टेंट था इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, लिख लो ये क्या है, ये है अबनॉर्मल लॉस। ओके सर। उसके बाद बच्चे बैक क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर पहले साल में अबनॉर्मल गेन आ गया, लिखा है ना इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, दैट इज अबनॉर्मल गेन, ये माइनस हो जाएगा। फिर है लॉस बाय फायर, अबनॉर्मल लॉस, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको 2 चीजें बताई थी। हाँ जी सर, क्या बताई थी? इंश्योरेंस का एक पॉइंट कराया था, इंश्योरेंस का एक पॉइंट कराया था। बच्चे देखो, ये एक बंदा है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, 10 लाख की कार है इसके पास। ये क्या कराएगा? ये अपनी कार का इंश्योरेंस कराएगा। हर साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगा क्या? 10,000 रुपीज। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। जब एक कस्टमर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को हर साल इंश्योरेंस कराने के पैसे देता है, तो इसके लिए ये एक्सपेंस है और ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हर साल देना ही देना है, हर एसेट पे देना ही देना है। ठीक है। अब बच्चे, भगवान ना करे इसकी कार चोरी हो गई। अगर इसकी कार चोरी होगी तो इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज इसको देने पड़ेंगे। हाँ है ना? तो बच्चे इसको बोलते हैं, जब इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी आती है ना, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। कि हमने क्लेम किया था कि भैया 10 लाख का नुकसान हो गया, अब हमें पैसे दो, तो बच्चे दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड।
तो बच्चे ध्यान से, जब हम इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, हर साल होना ही होना है। पर जब हमें कभी रिकवरी होती है उसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। समझ आया? प्रीमियम मतलब पेड, क्लेम मतलब रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम। तो बच्चे ये हमारे लिए फायदा है, इस कंपनी ने जो हमें पैसे दिए हैं ये हमारे लिए गेन है। मुझे बताओ इंश्योरेंस क्लेम क्या एक नॉर्मल गेन है या अबनॉर्मल गेन है? बताओ बच्चे, ये नॉर्मल गेन है या अबनॉर्मल गेन है? क्या इंश्योरेंस क्लेम हर बार मिलेगा? नहीं, इंश्योरेंस क्लेम हर बार नहीं मिलता, हर साल नहीं मिलता, कभी कभार मिलेगा। तो इंश्योरेंस क्लेम एक अबनॉर्मल गेन होता है। तो बच्चे अबनॉर्मल गेन मतलब अबनॉर्मल गेन माइनस होता है। तो लिख लो, ये लिखा है ना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड दैट इज अबनॉर्मल गेन। 18,000 अबनॉर्मल गेन है, ये माइनस हो जाएगा। एंड अगेन वही बात, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये नहीं बताया इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड, नहीं बताया, तो कौन सी है? नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम एक अबनॉर्मल इनकम होती है, अबनॉर्मल गेन। तो जो ये 8,000 है बच्चे, ये भी अबनॉर्मल, सॉरी हाँ 8,000, ये भी क्या है? अबनॉर्मल गेन। डिविडेंड रिसीव्ड, बच्चे ये लिखा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। बच्चे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये सारे के सारे अबनॉर्मल होते हैं। डिविडेंड क्या होता है आपको बाद में पता चलेगा, अभी के लिए समझ लो ये क्या है? अबनॉर्मल गेन। क्यों? क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर आया है। अबनॉर्मल गेन क्या हो जाएगा? माइनस। होप सो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल एक्सपेंस जो होना ही होना है, पर जो इंश्योरेंस क्लेम है वो एक अबनॉर्मल गेन है। ओके, उम्मीद करता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी हो गया होगा। पहला क्या है? अबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा। सेकंड एडजस्टमेंट अबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट वो कहता है इंश्योरेंस कराना भूल गए, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम देना भूल गए। एक नॉर्मल खर्चा था जो हर साल देना ही देना है, माइनस होना ही होना है, माइनस करना भूल गए, हम माइनस कर देंगे। 12 खत्म। ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 13 अबनॉर्मल गेन है, पहली एडजस्टमेंट माइनस, अगली अबनॉर्मल लॉस है ऐड। अगला वो क्या कहता है? ओके इलस्ट्रेशन नंबर 3 पॉइंट नंबर बैक क्वेश्चन 13 ये मुझे करानी पड़ेगी। बच्चे मुझे बताओ, जो रिपेयर होती है, रिपेयर एक्सपेंस होता है या एसेट? सर रिपेयर मतलब है एक्सपेंस। यहां पर लिखा है ओवरऑलिंग कॉस्ट। ओवरऑलिंग कॉस्ट का मतलब होता है रिपेयर। लिख लो, ओवरऑलिंग कॉस्ट मतलब रिपेयर। कहता है रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। ओके बच्चे, रिपेयर हमेशा खर्चा होता है, ठीक है ना? एक नॉमिनल अकाउंट है, रिपेयर एक नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है। पर आप सबने +1 में एक कॉन्सेप्ट बना है। अब जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको तो आता होगा, अब जिसने नहीं पढ़ा उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसीलिए कहता हूं बच्चे, क्या कहते हो सर? बेटा इसीलिए कहता हूं कि बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब देखो आपके लिए, अब मुझे एक नया कॉन्सेप्ट कराना पड़ेगा +1 वाला, ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा नालायकों के लिए। बच्चे एक पॉइंट होता है, ध्यान से समझ लो, क्या है वो पॉइंट? एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस, कोई भी खर्चा है हम उसको एक्सपेंस मानते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, इसमें क्या बड़ी बात है? आपको पता है एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया गया खर्चा नहीं होता, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। क्या? एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया गया खर्चा नहीं होता, वो एसेट होती है। सर मतलब मुझे बताओ बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच्चे, एक सेकेंड,
सॉरी बेटा सॉरी, दिख नहीं रहा क्लियर ना, पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। ये क्या होती है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब होता है जो भी हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं ना, कोई बस यूज़ करते हैं, ट्रक यूज़ करते हैं, कोई कुछ भी यूज़ करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी हम किराया देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बच्चे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है जी। पर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए लग जाए तो ये खर्चा नहीं, ये एसेट बन जाता है। सर मतलब, आइए देखते हैं बच्चे, आपने एक फ्रिज लिया, क्या लिया, फ्रिज लिया आपने 50,000 रुपीज का। फ्रिज क्या है, आपकी एसेट है। अब एक बात बताओ, क्या फ्रिज को हाथों में उठा के लेके आओगे, सिर पे रख के लेके आओगे, नहीं। आपको क्या करना होगा, आप बच्चे एक गाड़ी बुक करोगे, एक व्हीकल बुक करोगे, कोई ट्रक बुक करोगे, छोटा हाथी कुछ तो बुक करोगे, हाँ जी, वो आपके फ्रिज को गाड़ी में रखकर आपके घर तक लेके आएगा, बिल्कुल। तो बच्चे एक बात बताओ, आप फिर उसे रेंट पे करोगे, सपोज करो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की 2,000 रुपीज, ये फ्रिज की कॉस्ट थी और ये आपने गाड़ी वाले को भाड़ा दिया, रेंट दिया गाड़ी का, ठीक। अब मुझे बताओ, कोई आपसे पूछे कि फ्रिज की कॉस्ट कितनी है, आपको ये फ्रिज 50,000 में पड़ा या 2,000 में पड़ा, बताओ। आपको ये फ्रिज 52,000 में पड़ा। बच्चे अगर कोई पूछे कि फ्रिज का प्राइस कितना है तो आपको ये इतना प्राइस बताना पड़ेगा। सर ये तो चीटिंग है। अरे नालायको, ध्यान से देखो, अगर मैं ये कॉस्ट ना लगाऊं, अगर मैं गाड़ी को ना बुलाऊं, क्या गाड़ी को बिना बुलाए, क्या इस गाड़ी को बिना बुलाए मैं इस फ्रिज को यूज कर सकता हूं? फ्रिज तो खरीद लिया, क्या मैं अपनी सब्जी दूध उस दुकान पे रखने जाऊंगा? भैया बिना इस कार के ये फ्रिज यूज हो ही नहीं सकता। तो फ्रिज को रेडी टू यूज बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं उनको खर्चे नहीं मानते, उनको एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। इसलिए ये जो 2000 है वैसे तो एक्सपेंस है पर एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए हेल्पफुल है, इसलिए बच्चे इसको हमने फ्रिज की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया। हम इसको खर्चा नहीं मानेंगे, हम बैलेंस शीट में लिखेंगे फ्रिज 52,000, ठीक है जी। हम वहां पर 50,000 नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि बैलेंस शीट में 50 लिख दो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2000 का खर्चा डाल दो, नहीं। हाँ, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन फ्रिज के ऊपर नहीं लगी होती, वैसे ही जनरली लगी होती, किसी एसेट के ऊपर नहीं लगी होती, फिर बच्चे ये खर्चा ही था। समझ आ गई? हाँ जी सर समझ आ गई आप ये वाली बात। तो ऐसे ही बच्चे रिपेयर, आप एक एसेट लेके आए, नई एसेट ली, आपने 2 साल यूज की और उसके बाद वो एसेट खराब हो गई, आपने रिपेयर करा ली, दैट इज एक्सपेंस। ऐसी रिपेयर एक्सपेंस होती है। पर एक बात याद रखो, जब भी हम कोई सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड कोई भी एसेट खरीदते हैं, आप सब जानते हो, आप जब भी सेकंड हैंड कोई भी चीज खरीदते हो तो उसको पहले कुछ रिपेयर की जरूरत होती है। बिना रिपेयर के जनरली आप एसेट यूज नहीं करते। आप कोई कार ले लो, बाइक ले लो, फोन ले लो, फटाफट उसके ऊपर कवर चढ़ाओगे, है ना। कार बाइक लोगे आप, फटाफट उसको थोड़ा, जो भी टायर पंचर है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, आप कभी भी सेकंड हैंड चीज को डायरेक्टली यूज नहीं करते। आप तभी उसको डायरेक्टली यूज करते हो जब आपके पास पैसों की कमी होती है ना। तो बच्चे सेकंड हैंड चीज जब भी आएगी तो उसको पहले रिपेयर करानी है, बिना रिपेयर के सेकंड हैंड चीज यूज नहीं हो सकती। तो बच्चे अब जो सेकंड हैंड एसेट के ऊपर रिपेयर होती है ना, सेकंड हैंड एसेट के ऊपर जो रिपेयर होती है
उसको हम खर्चा नहीं, उसको हम एसेट ही ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना रिपेयर के सेकंड हैंड एसेट यूज हो ही नहीं सकती। तो सेकंड हैंड एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया गया खर्चा रिपेयर होता है। इसलिए इस बात को याद रख लो कि अगर नॉर्मल रिपेयर है तो खर्चा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया सेकंड हैंड चीज के ऊपर रिपेयर है तो बच्चे वो खर्चा नहीं, वो एसेट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, नोट कर लो भैया। रिपेयर अगर नॉर्मल रिपेयर है तो एक्सपेंस, अगर रिपेयर ऑन सेकंड हैंड एसेट, इसका मतलब ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है। समझ आ गई? यही बच्चे कहा था ना आज इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बच्चे आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चे आइए बैक क्वेश्चन नंबर 13। वो कहते हैं ओवरऑलिंग कॉस्ट यानी रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, सेकंड हैंड एसेट की रिपेयर कराई। अब बताओ ये खर्चा है या एसेट? सर ये एसेट है, यहां पे रिपेयर क्या बन गई? एसेट। पर इन्होंने उसको रिपेयर अकाउंट यानी कि रिपेयर खर्चे के अकाउंट में डेबिट कर दिया। रिपेयर हमारे लिए एसेट है, इन्होंने खर्चा मान लिया। क्या मान लिया? खर्चा। तो एसेट को खर्चा मान लिया यानी इन्होंने माइनस कर दिया, वो खर्चा नहीं है, माइनस नहीं होना चाहिए था, तो आप ऐड करोगे और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन लगा के माइनस कर दोगे। एंड बच्चे बैक क्वेश्चन नंबर 16, आज की क्लास का लास्ट बैक क्वेश्चन आपका जो होमवर्क था। मैं सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मेजर प्लांट वाज रिपेयर। जब हम कोई बहुत बड़ी रिपेयर कराते हैं ना, मेजर रिपेयर कराते हैं कोई, है ना, क्या कहता है? हमने मेजर रिपेयर कराई विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू। बच्चे सारे बच्चे लिख लो, रिवेन्यू मतलब एक्सपेंस, रिवेन्यू के ऊपर एक्सपेंस लिख लो। रिवेन्यू का मतलब क्या है? एक्सपेंस। चार्ज टू रिवेन्यू मतलब चार्ज टू एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस मान लिया। हमने रिपेयर कराई, एक्सपेंस मान लिया। ठीक है भैया, रिपेयर तो एक्सपेंस ही होता है, कुछ गलत नहीं है। पर आगे पढ़ो, द सैड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है एसेट। लिख लो, रिवेन्यू मतलब एक्सपेंस, कैपिटलाइज्ड मतलब एसेट। वो क्या बोलता है? एक रिपेयर कराई, उसको खर्चा मान लिया। अरे भैया खर्चा ही तो है, तो ठीक किया, खर्चा मान लिया। पर आगे लिखा सैड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल। कहता अरे भैया गुडविल के लिए इसको एसेट मानना था, हमने खर्चा मान लिया। ओ माय गॉड, गलती हो गई। अभी तक हमें लग रहा था गलती नहीं है कि रिपेयर को खर्चा मानना है तो खर्चा ही होती है, कोई गलती नहीं है। पर आगे क्या लिख दिया कि भैया वो खर्चा नहीं था, गुडविल के लिए उसको कैपिटलाइज करना था यानी उसको एसेट मानना था। तो कहने का मतलब रिपेयर को खर्चा मान लिया, जबकि वो खर्चा नहीं, वो हमारी एसेट थी। एसेट थी यानी खर्चा नहीं था, इन्होंने खर्चा मान लिया मतलब माइनस कर दिया, तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। ठीक है, खर्चे का इफेक्ट खत्म। फिर अब वो एसेट है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, फिर डेप्रिसिएशन लगाओ और माइनस करो। हाँ जी सर ठीक है। तो बच्चे ध्यान से, कैपिटलाइज्ड मतलब एसेट, रिवेन्यू मतलब एक्सपेंस। अपनी बुक्स में लिख लेना इसको, नोट्स में, कि जहां भी लिखा है चार्ज टू रिवेन्यू मतलब एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, चार्ज टू कैपिटलाइज मतलब एसेट मानना था। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक एडजस्टमेंट आपकी क्लोजिंग स्टॉक वाली, इसको मैं आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, वो कहता है हर साल टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअली चार्जेस 5000 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल। कहता गुडविल के लिए एक 5000 का एनुअली खर्चा आ गया। तो बच्चे हर साल, एनुअल मतलब हर साल में से आपको 5000 माइनस कर देने हैं। ये एक नया खर्चा आया है, इसको नॉर्मली माइनस कर देना है। तो आपका इसमें क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट रह गया। सोचा तो था आज कवर करा दूं, पर बच्चे फिर लेंदी हो जाएगा। आज जितना कराया है इसको अच्छे से करो, क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।